तो एडसन काल की लगभग चित्रकला पढ़ा दिया है। ये है कि आज मुझे मेडुअल भी देखना है, थोड़ा बहुत मॉडल भी। तो हम लोग दूसरा क्लास शुरू कर रहे थे। अब पहले आपने बात करी थी अब आ जाइए आप लोग मध्यकालीन चित्रकला के बारे में बात करते हैं। बहुत फास्ट और बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास किया है, इसलिए कई सारे पॉइंट आपके मिस भी हुए हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता। मेन चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ, बाकी चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। समय की कमी है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो बात करेंगे मध्यकाल में। देखिए, जो आपका मध्यकाल है इसमें चित्रकला का जो ज़्यादातर आप देखेंगे जो इस्लाम है, इसमें मूर्ति कला का बहुत ज़्यादा आपने देखा था उल्लेख मेनुअल में देखने को नहीं मिलता, ज़्यादातर इसमें एडसन में, लेकिन चित्रकला का देखने का मिलता है। खास करके आपने देखा होगा एक शासक है जो चित्रकला में बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, या उन्हें चित्रकला के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। जहांगीर, इनके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। हालांकि जो चित्रकला है इसको शुरू करने वाले मुगल शासक कौन थे, बता सकते हैं? और कोई नहीं है? हुमायूं के टाइम में ही चित्रकला की जो नींव है वो पड़ गई थी, लेकिन चूँकि आप सभी को पता है कि वो 1530 से लेकर के 1540 तक शासन किए। उसके बाद लगभग 15 वर्ष वो निर्वासन के काम में रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा चित्रकला पर ध्यान नहीं दे पाए और ना ही स्थापत्य कला पर ही उनका बहुत ज़्यादा जोर रहा। फिर भी उनके टाइम में कुछ भी चित्रकार जिन्होंने हल्के फुल्के चित्र बनाए, जैसे एक था हमजा नामा पुस्तक, जो जिस पर चित्र बहुत ज़्यादा बने हैं मुगल काल के, और ये न्यूज़ को पढ़ी हुमायूं के काल में, लेकिन इसको कंप्लीट किया गया है अकबर के समय में। इस पर जो चित्र बनाए गए ज़्यादातर वो अकबर के काल के हैं। अकबर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार हैं। वैसे आप सबको पता होगा मुगल काल का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है, यानी कि अकबर के काल में साम्राज्य विस्तार भी हुआ है। अकबर के काल में चित्रकला भी बढ़िया अच्छी कंडीशन में है। स्थापत्य कला में भी आपने देखा था अकबर ने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और साम्राज्य विस्तार से लेकर के साम्राज्य की समृद्धि तक हर क्षेत्र में दिया है अकबर ने ध्यान, और एक सहिष्णु राजा के रूप में जाने जाते इसलिए ग्रेट कहा गया। तो इन्होंने चित्रकला पर भी ध्यान दिया, और इन्होंने जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पे राजधानी थी उनकी, उन्होंने बनाया था। यहाँ पे चित्रशाला भी बनाया था, और इनके समय में आपको समझ, इसके अलावा पसावन, मनोहर और मिस्किना, इसके अलावा एक और भी चित्रकार हैं जिनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अभी बताऊंगी। ये सभी लोग इन्हीं के टाइम के हैं जिन्होंने चित्रकला पर ध्यान दिया या चित्र बनाए हैं। इसके बाद टाइम आता है इनके बेटे जिनका नाम है जहांगीर। आप सभी को पता होगा इन्होंने स्थापत्य कला पर इतना ध्यान नहीं दिया, और ना ही साम्राज्य विस्तार में इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल निभाया। मुश्किल से 2 ही प्रांत और एक्स्ट्रा इन्होंने अपने साम्राज्य में जोड़े थे। इन्होंने चित्रकला पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और इनके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा चित्रकार रहे, और इसमें मनुष्यों के चित्र बनाने वाले चित्रकार तो थे ही, कुछ चित्रकार ऐसे भी थे जो पशु पक्षियों के चित्र भी बनाने में माहिर हैं। और इनके टाइम में इनके जो राज्यारोहण हुआ उसका भी चित्र बना। इन्होंने विदेशों में भी भेजा है चित्र बनाने के लिए अपने चित्रकारों को, और इनके टाइम में चित्रकला अपनी चरमोर फर्श पर इसलिए चित्रकला का स्वर्णकाल कह रहा है। इसके बाद बारी आई शाहजहाँ की। शाहजहाँ सभी को पता है उन्हें इंटरेस्ट किसमें था, ज़्यादातर स्थापत्य कला में था। उन्होंने स्थापत्य कला के विकास में ज़्यादा ध्यान दिया है, चित्रकला पर उतना फोकस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनके समय में भी कुछ चित्रकार रहे हैं जिन्होंने चित्रकला को बनाया या आगे बढ़ाया। औरंगजेब, आप सभी को पता है ना तो उन्हें चित्रकला में कोई इंटरेस्ट था, ना मूर्ति कला में, ना ही स्थापत्य कला में। वो केवल और केवल साम्राज्य विस्तार में ही इंटरेस्ट रखते थे, और उनके टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत हुई। तो चित्रकला का जो पतन है वो किसके टाइम पीरियड में शुरू हो गया, औरंगजेब के। फिर जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो जो चित्रकला है या जो चित्रकार हैं वो लोग मुगल दरबारों से निकले और स्थानीय
चले गए, कुछ राजस्थान में, कुछ बंगाल साइड, कुछ ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और इन क्षेत्रों में भी स्थानीय चित्रकला का विकास हुआ। जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग, गोबर के क्षेत्र में कांगड़ा शैली, कसौली शैली यानी कि कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्र में, राजस्थान में किशनगढ़, बूंदी, इस तरह के बहुत सारे शैलियों का जो है विकास हुआ। बंगाल में भी चित्रकला का विकास हुआ, जिसे काली घाट चित्रकला कहा गया। उड़ीसा में पट्टचित्र काफ़ी फेमस हुआ। जो आपके आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे कलमकारी चित्र काफ़ी फेमस हुआ। महाराष्ट्र में बरड़ी चित्र काफ़ी फेमस हुआ। इस तरह से स्थानीय स्तर पर भी चित्रकला का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। स्थानीय स्तर के राजाओं ने चित्रकला को आगे बढ़ावा दिया। इसमें से कुछ चित्रकला बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मधुबनी जो है ये बिहार का एक जिला है जो नेपाल के इलाके में पड़ता है, तराई क्षेत्र में पड़ता है। इन जगह पे एक स्टेशन ही है, रेलवे स्टेशन, उसका जो नाम है मधुबनी रेलवे स्टेशन ही कर दिया गया, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन में पूरा का पूरा जो चित्र है वो मधुबनी चित्र ही बनाया गया, पेंटिंग ही मधुबनी कर दिया गया है। इसकी विशेषता है कि इसमें बहुत ही चटक कलर का प्रयोग किया जाता है और जो चित्र है वो बहुत घने बनाए जाते हैं, मतलब उसमें कहीं स्पेस नहीं मिलेगा। अगर आप मधुबनी पेंटिंग सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही घना रहता है, पेंटिंग में कहीं स्पेस नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा भरा भरा रहेगा और कलर बहुत डार्क रहते हैं, लेकिन केमिकल कलर का प्रयोग नहीं करते ये लोग। विशेषता है कि ये लोग नेचुरल कलर का प्रयोग करते हैं और मधुबनी पेंटिंग इंडिया में नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध है, काफ़ी महंगे मिलते हैं। इसके बाद एक चित्रकला है, या कह सकते हैं सोहराई कोहबर, या कहीं कहीं सोहराई कोहबर भी कहते हैं इसे। यह आपकी झारखंड की चित्रकला है जो शुभ अवसरों पे बनाया जाता है घरों की दीवारों पर। जैसे आप यहाँ शादी बनती है तो कोहबर बनाती हैं, वो लोग बनाती हैं कोहबर। वो क्या है, वो शुभ अवसरों पर बनाया जाने वाला एक भी तो एक चित्रकला हो गया, कलाकारी हो गई, बाद में इसको हटा दिया जाता है। ऐसे ही चित्रकारी जो है शुभ अवसरों पर या खुशी के अवसरों पर दीवारों पे बनाया जाता था कि जनजातियों के द्वारा, जिसे कहा जाता है सोहराई कोहबर या सोहराई कोबर। इसे जीआई टैग मिला है, जीआई टैग जानते हैं आप लोग। इसके अलावा आपका उड़ीसा का पट्टचित्र, राजस्थान का भी है एक नाथद्वारा, वहाँ का भी चित्र, और एक है कलमकारी जो है आपके आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की जो कलमकारी है ये एग्जाम में पूछा गया है कि कलमकारी कौन से राज्य का चित्र है या कौन से राज्य की चित्रकला है या पेंटिंग है। साथ ही कलमकारी किस कपड़े पे की जाती है, कलमकारी करने की पद्धति क्या है। इसकी पद्धति बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जो कॉटन का, पहली बात तो ये आंध्र प्रदेश का है, दूसरा ये हैंड मेड पेंटिंग होता है, तीसरा ये कॉटन के वस्त्र पे बनाया जाता है, चौथा जो कॉटन का वस्त्र है उसको रात भर जो गोबर का घोल होता है उसमें डुबा के रखा जाता है। सुबह उसको उसमें से निकालने के बाद माड़ और दूध के घोल में दोबारा से डुबा दिया जाता है, उसको सुखाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि अगर माड़ कॉटन के वस्त्र में लगेगा तो कैसा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा ना, खड़ा हो जाता है। फिर उसको मूसल, रोटली में जो मूसल चलाया जाता है ना, उससे या किसी भी मोटी लकड़ी या ऐसी चीज़ से, भारी चीज़ से उसको पीटा जाता है, कूटा जाता है, ताकि वो क्या हो, सॉफ्ट हो, मुलायम हो, और फिर उसको प्राकृतिक रंगों से हाथ से कलर किया जाता है। इसी को कहा जाता है कलमकारी। तो छोटे एग्जाम में पूछेगा तो कलमकारी कहाँ का चित्रकला है या कलमकारी कौन से प्रकार के कपड़े पे बनाया जाता है, और IAS जैसे एग्जाम में विधि भी पूछ सकता है। ये आपके कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। वर्ली जो चित्र है आपको नाम से पता चल रहा होगा, महाराष्ट्र का एक स्टेशन भी है ना, वर्ली स्टेशन। ये महाराष्ट्र और गुजरात के सीमांत क्षेत्रों में जनजातियों के द्वारा ये चित्र या कला बनाए जाते हैं, जिसे वर्ली कहा जाता है। ये पूछा गया कि कौन से राज्य की चित्रकला है। साथ ही आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में बहुत सारे चित्रकला का विकास हुआ, जिसमें से किशनगढ़ है। तो कई बार पूछा गया है कि किशनगढ़ जो शैली है इसमें कौन सा ऐसा पेंटिंग है जो बहुत फेमस है, बड़ी खड़ी। किसका, हमारी बहुत बात पूछा गया कि बड़ी खड़ी कौन से पेंटिंग का उदाहरण है, कौन से शैली का। तो बूंदी दिया रहेगा, किशनगढ़ दिया रहेगा और भी कामगढ़ दिया रहेगा। तो उसमें आपको ऑप्शन क्या चूज़ करना है, किशनगढ़ शैली में बना है बड़ी खड़ी पेंटिंग। और जो बड़ी खड़ी पेंटिंग है
खूबसूरत पेंटिंग है। उसी तरह से आपकी जो बड़ी खड़ी है ये है काफ़ी खूबसूरत, इसीलिए इसको कहा जाता है भारत की मोनालिसा। और ये जो बड़ी खड़ी ये कौन है? किशनगढ़ के राजा थे निहाल चंद, उन्हीं की प्रेमिका थी बड़ी खड़ी, उनकी पेंटिंग है। और जो राजस्थानी पेंटिंग है इसकी विशेषता है कि ये जैसे होते हैं एक चश्म होते हैं, एक चश्म होते हैं, एक चश्म का मतलब जैसे ये साइड से हाँ फेस का एक पार्ट दिखता है, मतलब वो साइड से बनाते, चाहे इस साइड का बनाएंगे या फिर इस साइड का बनाएंगे, वो ऐसे सामने से नहीं रहता, उनका साइड वेटिंग रहता है। और इस साइड जो इसकी और विशेषता क्या है? पहला तो हो गया एक चश्मा होगा, और इसमें आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बनाई जाती है, नाक भी नुकीले और लंबे बनाए जाते हैं, मतलब काफ़ी खूबसूरत बनाया जाता है। नए नक्श जो होते हैं वो काफ़ी सुंदर, नुकीले, तिरछे और बड़े आकार के बनाए जाते हैं। और अगर आपने नहीं देखा होगा तो सर्च कीजिएगा बड़ी खड़ी पेंटिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही इसे बहुत ही चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे भी देख लीजिए राजस्थान में जो महिलाएं या जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं, खास करके महिलाएं, पुरुष तो ज़्यादातर व्हाइट कलर का धोती और कुर्ता पहनते हैं, लेकिन महिलाओं को देख लीजिए वो लहंगा पहनती हैं, और उनके लहंगे कैसे होते हैं? बहुत ही कलरफुल होते हैं, कई कलर के बने होते हैं, सिंगल कलर नहीं होता, और वो कई कलर भी बहुत डार्क रहते हैं, मतलब लाइट कलर में भी नहीं रहता, वो काफ़ी डार्क और उभरे हुए कलर रहते हैं। वहाँ की जो पेंटिंग है उसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे काफ़ी चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी एक तरीके से अट्रैक्ट करने वाले कलर का प्रयोग किया जाता है। एक चश्म तस्वीरें होती हैं और नए नक्श बहुत ही खूबसूरत, नुकीले, तिरछे और बड़े आकार के बनाए जाते हैं। इसके बाद कुछ जो कलाकार जो पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आक्रमण होता था तो ज़्यादातर आक्रमण दिल्ली और मैदानी बेल्ट में होता था। कश्मीर में बहुत देर में लोग पहुँचते थे, डीजल ना तो वहाँ उत्पादन बहुत था, ना आबादी बहुत थी, वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें और फलों की खेती बड़े पैमाने पर हो गई है, तो प्राकृतिक रूप से वो काफ़ी अच्छा था। स्वास्थ्य वर्धन के लिए लोग वहाँ जाया करते थे, स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो कश्मीर विजय बाद में लोग करते थे, पहले मैदानी बेल्ट को जीतते थे, क्योंकि उत्पादन यही था, धन संपदा समृद्धि यही थी। तो चूँकि जो पहाड़ी बेल्ट है ये युद्ध से और ऐसे सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल से शांत था, सुरक्षित था, तो इन क्षेत्रों में चित्रकारों, चूँकि जो चित्रकार है या जो लिखने वाला लेखक है, ऐसे लोगों को कैसा माहौल चाहिए? शांत माहौल चाहिए, जहाँ वो कुछ विचार कर सके, सोच सके और नए नए चीज़ों का आविष्कार कर सके। तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चित्रकला का इतिहासी तरीके का प्रयोग हुआ। जो मुगल कालीन चित्रकला है, इसमें मान लीजिए चित्र बना रहे हैं आप, तो रात को कैसे दर्शाएंगे, पता कैसे चलेगा इन चित्र में रात हो रही कि दिन हो रहा? ये IAS में क्वेश्चन आया, कलर से पता चलता है। तो रात को दिखाने के लिए यहाँ पे सिल्वर कलर का प्रयोग किया गया है, और दिन को दिखाने के लिए गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया है। और जो जहांगीर हैं, इनके टाइम में बहुत छोटे छोटे चित्र भी बनने लगे थे, और ये छोटे चित्र इतने छोटे होते थे, आपने भी पहने होंगे, कि वो पगड़ी में भी लग सकते थे और वो गले में भी पहने जा सकते थे। अभी तो नहीं, बचपन में आपने लॉकेट पहना होगा जिसमें किसी भगवान का फोटो वगैरह रहा करता था, तो क्या था? चित्र ही तो था, इतने छोटे लगा करता था कि उसे लॉकेट में आप धारण कर सकते थे। ऐसे ही छोटे छोटे चित्र अभी तक तो बड़े, पहले तो गुफाओं की दीवारों पर बन रहे हैं, फिर घरों की दीवारों पर बन रहे हैं, फिर कपड़े पे, बर्तन पे आ गए, सिक्कों पे आ गए, और धीरे धीरे क्या हो गए, वो लॉकेट में भी आ गए, लोगों की पगड़ी में भी लगने लगे। कितने छोटे चित्र भी बनाए गए हैं मुगल काल में, और वो किसके समय? जहांगीर के समय। अकबर के समय से शुरू हुआ था, लेकिन जहांगीर के समय में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रचलित हुआ। साथ ही बात ये होती है, क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा मुगल साम्राज्य है या शासक है जिनके टाइम पीरियड में चित्रकला का जो मुगल शैली है या जो इस्लामी शैली है वो विलुप्त हो गई। एक राइटर है, उन्होंने कहा कि चित्रकला का जो इस्लामी आत्मा था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और ये कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। जहांगीर किसने नाम लिया?
जहांगीर, यहाँ कहने का मतलब निगेटिव सेंस नहीं है, यहाँ कहने का मतलब इसके पहले लोग मुगल कला से, मुगल शैली से ही प्रभावित होकर के चित्र बनाते थे, लेकिन जहांगीर के टाइम पीरियड में चित्रकला में सभी शैलियों का सम्मिश्रण हो गया। भारतीय भी, यूरोपीय भी, अन्य जो विदेशी शैलियाँ हैं वो भी आ गई। हर शैली के चित्र बनने लगे थे इसके समय में, जहांगीर के समय में हर शैली के चित्र बनने के वैसे चित्र भी तरह तरह के बने और बड़े पैमाने पर बने। और जहांगीर ने ये भी जो है दावा किया था कि अगर एक चित्र को कई चित्रकार मिलकर बना दे और उस चित्र को मुझे दे दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि इस चित्र का कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। उन्हें चित्रकला का इतना ज़्यादा नॉलेज था, इतने पारखी थे, इतना जानकारी रखते थे। तो ये है आपकी चित्रकला। चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो नोट करते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा, अन्य प्रकार की चित्रकलाएं, अन्य प्रकार की चित्रकलाएं। अन्य प्रकार की चित्रकलाएं, इसमें राजस्थानी चित्रकलाएं, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं लिख लीजिए। चित्रकला की विशेषताएं लिख लीजिए, पहले कुछ विशेषताएं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, राजस्थानी चित्रकला में चित्र वसली पर बनाए गए हैं। राजस्थानी चित्रकला में चित्र वसली पर बनाए गए हैं। वसली पर बनाए गए हैं, बस वही लिखा रहे हैं, वसली पर बनाए गए हैं। वसली का आशय कागज की कई तहों को आपस में चिपकाने से है। वसली का आशय कागज की कई तहों को आपस में चिपकाने से है। कागज की कई तहों को आपस में चिपकाने से है। वसली का आशय कागज की कई तहों को आपस में चिपकाने से है। जैसे जब आप कई तहों को चिपका देंगे और उस पर आप चित्रकारी करेंगे तो जो कलर है ना वो ज़्यादा देर तक टिकता है। थोड़ा आपका चुनती थोड़ा पीछे से, जैसे जब कोई आप कलर करते हैं और एक ही कोट बहुत गाढ़ा करते हैं तो क्या होता है, उजड़ जाता है। लेकिन उसको थोड़ा पतला करके उसको एक कोट करिए, उसके ऊपर से फिर एक कोट करिए और फिर तो क्या होता है, सूखते जाता है और मजबूत होते जाता है। या जैसे ठंडक में कोई मोटा कंबल ओढ़ लीजिए और पतले पतले 2-3 कंबल ओढ़ लीजिए, तो ज़्यादा ठंडक कौन ओढ़ता है, जो पतले पतले कई कंबल है, क्योंकि बीच बीच में हवाएँ भर जाती है और ठंडक को अंदर प्रवेश नहीं करने देती। ऐसे ही जब कई परत के पेपर को चिपका करके पेंट बनाया जाता है, चित्र किया जाता है चित्र, तो क्या होता है, वो लंबे समय तक चलता है और वो ज़्यादा सुंदर उभर के आता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वसली। बस बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थानी चित्रकला में एक चश्म चेहरे ज़्यादा बनाए गए। राजस्थानी चित्रकला में एक चश्म चेहरे ज़्यादा बनाए गए। अब एक चश्म का आशय तो समझ गए या लिखवा दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आकृतियों में व्यक्तिगत विशेषताएं मिलती हैं। आकृतियों में व्यक्तिगत विशेषताएं मिलती हैं। विशेषताएं मिलती हैं जिससे आकृतियों में यथार्थता आ गई है। जिससे आकृतियों में यथार्थता आ गई है। यथार्थता भी आ गई है। इस गुण के कारण इस शैली को, इस गुण के कारण इस शैली को
अभिव्यक्ति, इस गुण के कारण इस शैली को आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान शैली भी, आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान शैली भी कहा जाता है, अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस शैली में चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली में चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया है और इस शैली में रंग संयोजन बहुत कुशलता से किया गया है। इस शैली में बहुत चटकदार रंगों का प्रयोग किया गया है और इस शैली में रंग संयोजन बहुत कुशलता से किया गया है। रंग संयोजन बहुत कुशलता से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल की चित्रकला में दरबारी कला के चित्रण से, इस काल की चित्रकला में दरबारी कला के चित्रण से बाहर निकलकर, दरबारी कला के चित्रण से बाहर निकलकर उन्मुक्त मानव जीवन के पक्षों को, उन्मुक्त मानव जीवन के पक्षों को कला का आधार बनाया गया। उन्मुक्त मानव जीवन के पक्षों को कला का आधार बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थानी शैली के चित्रों के विषय में, राजस्थानी शैली के चित्रों के विषय में, चित्रों के विषय में सर्वाधिक प्रधानता प्रेम संबंधी चित्रों की है। राजस्थानी शैली के चित्रों के विषय में सर्वाधिक प्रधानता, सर्वाधिक प्रधानता प्रेम संबंधी चित्रों की है, प्रेम संबंधी चित्रों की है। रीडिंग कर लीजिएगा। मेवाड़ शैली, राजस्थान में भी कई शैली डेवलप हो गई। एक है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली। दूसरा है मालवा शैली, मेवाड़ शैली। दूसरा है मालवा शैली। तीसरा है बूंदी कोटा शैली, बूंदी कोटा शैली, बूंदी कोटा शैली। नेक्स्ट जोधपुर मारवाड़ शैली, जोधपुर या मारवाड़ शैली, हाँ मारवाड़ शैली। नेक्स्ट किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। इसमें नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया है। पहला पॉइंट, इस कला शैली से, इस कला शैली से किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह, इस कला शैली से किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह या नागरीदास, या नागरीदास कमा उनकी प्रेमिका बड़ी खड़ी, या नागरीदास कमा उनकी प्रेमिका बड़ी खड़ी, हाँ बड़ी खड़ी,
बड़ी खड़ी, उनकी प्रेमिका बड़ी खड़ी। वैसे ये इड़ा नहीं है, ये दूसरा हो गया बाड़ी वाला है। बंठन के बंठन बड़ी खड़ी। और चित्रकार निहाल चंद, और चित्रकार निहाल चंद। निहाल चंद, चित्रकार निहाल चंद आदि चित्रकारों के नाम जुड़े हुए हैं। आदि चित्रकारों के नाम जुड़े हुए हैं। बड़ी खड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। बड़ी खड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। बड़ी खड़ी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शैली में कुछ चित्रों को छोड़कर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शैली में कुछ चित्रों को छोड़कर समस्त चित्र राधा कृष्ण के बनाए गए हैं। इस शैली में कुछ चित्रों को छोड़कर समस्त चित्र राधा कृष्ण के बनाए गए हैं। राधा कृष्ण के बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नारी आकृतियों में लंबे चेहरे, नारी आकृतियों में लंबे चेहरे, ढलवा ललाट, ढलवा ललाट। हाँ, ढलवा मतलब होता है ना बेटे कि जैसे लंबा चेहरा है और ये ललाट ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे ढलवा, ऐसे इस तरह से जैसे उभर के ऐसे जाए और ये ऐसे जाए, उसी को ढलवा कहते हैं। ये नहीं कि चिपटा नहीं, उभरा हुआ नहीं, मतलब कि ढलवा जो उठ के ऐसे चला जाए, उठ के ऐसे चला जाए, उसी को ढलवा कहते हैं। ढलानदार बन गया ढलवा ललाट, तीखी नाक। तीखी मतलब बिल्कुल पतली उठी हुई लंबी, तीखी नाक, तीखी नाक, उभारदार होठ मतलब लिप्स उभरे हुए, उभारदार होठ लिप्स उभरे हुए। आगे लंबी आंखें, जहाँ तक थ्रेडिंग है वहाँ तक लंबी आंखें, भाव तक लंबी आंखें, लंबी गर्दन, लंबी गर्दन, लंबी गर्दन, अब ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें भी ध्यान दें, जो लट है कान तक झूलती हुई लट, यहाँ से ऐसे निकालती नहीं है, ऐसे लट झूलती हुई कान तक, पारदर्शी दुपट्टा आगे ज़्यादा ही वर्णन हो रहा है। अब आप लोग का क्लियर है। यहाँ कहने का मतलब है कि एक तो एक साइड से दिख रहा है, जो ललाट है वो काफ़ी ढलवा है, आँखें यहाँ से लेकर यहाँ तक है लंबी पतली, नाक पतला उठा हुआ सा, लिप्स काफ़ी उभरे हुए, चेहरा लंबा है, गर्दन लंबी पतली है। तो ये मतलब जो खूबसूरती होती है ना उसको बताया गया। और झुराले बाल हैं, लटे हैं, जो यहाँ से निकल जाए वो, और जो दुपट्टा रखा है सर पे वो कैसा है, पारदर्शी है। तभी तो जब ऐसे करेंगे तो दिखेगा ना, खूबसूरती झलकेगा ना, जो नेट वाला दुपट्टा रहता है वही है। अब समझ में आ गया, यानी कि बहुत खूबसूरती से चित्र को, उस चित्र की खूबसूरती को सोचिए, उस दिमाग की खूबसूरती को सोचिए जिसने खूबसूरती का कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, हर शरीर के हर पार्ट को बहुत ही खूबसूरत बनाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि बाल और ओढ़ने वाले चुन्नी को भी उसने पारदर्शी बना दिया, ताकि जो
वो उस पार दिखाई दे। बस मन आया, पर्दे के पीछे से खूबसूरती ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये खूबसूरती उन्होंने दिखाने का प्रयास किया, ठीक। उसको फील करिए तब याद हो जाएगा। फील करिए, फील करेंगे तभी याद होगा बच्चा, नहीं तो भूल जाएगा। चलिए अब ज़्यादा फील ना करिए, वापस आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा फील करेंगे तो हो जाएंगे, जब भी किसी चीज़ को फील करेंगे तो क्या करेंगे, हो जाएंगे। वापस आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी है, जैसे जयपुर या कछवाहा शैली भी है राजस्थान में, जयपुर और कछवाहा शैली भी है, बीकानेर शैली भी है। देखिए हर शैली की विशेषता है, लेकिन इतना समय नहीं है कि मैं हर शैली की विशेषता आप लोगों को दिखा सकूं, ठीक ना। इसलिए बस इतना ही बता दे रही हूँ कि राजस्थान में कितने प्रकार के शैलियों का विकास हुआ था, और जहाँ से IAS में और छोटे एग्जाम में क्वेश्चन बना है वो भी मैंने लिखवा दिया। अब आगे बढ़ेंगे, हेडिंग कीजिएगा मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला, मुगल चित्रकला इसमें नोट कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार, मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के चित्रों की समीक्षा की थी। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के चित्रों की समीक्षा की थी। उसके बेटे हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार, हाईलाइट कर लीजिएगा, उसके बेटे हुमायूं के दरबार में दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार, दो प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद, इनको सीरी कलम की पाली मिली थी, ब्रैकेट में कर लीजिएगा सीरी कलम। अब्दुल समद सीरी कलम, ये क्वेश्चन आता है, हुमायूं ने किसे सीरी कलम की पाली मिली? अब्दुल समद कहाँ के हैं? यहाँ के। और मीर सैयद अली, और मीर सैयद अली, मीर सैयद अली थे। इस काल तक मुगल दरबारों में जो शैली विकसित हुई, इस काल तक मुगल दरबारों में जो शैली विकसित हुई, इस काल तक मुगल दरबारों में जो शैली विकसित हुई, उसे ईरानी कला के तहत, उसे ईरानी कला के तहत हेरात की कलम कहा जाता है। ईरानी कला के तहत हेरात की कलम कहा जाता है। हेरात की कलम कहा जाता है। दिल्ली संस्कृत में नहीं मिलता है, दिल्ली सरकार में चित्रकला का नहीं है, इसलिए तुम नहीं पढ़े। हेरात का कलम कहा जाता है। आगे मुगल कला का वास्तु
वास्तविक उदय अकबर के काल में हुआ। मुगल कला का वास्तविक उदय अकबर के काल में हुआ। मुगल कला का वास्तविक उदय अकबर के काल में हुआ। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं लिख लीजिए। विशेषताओं में पहला पॉइंट है मुगल शैली चित्रों का विषय। मुगल शैली चित्रों का विषय। मुगल शैली चित्रों का विषय। मुगल शैली चित्रों का विषय दरबारी शान शौकत। दरबारी शान शौकत, बादशाह की रुचियाँ। बादशाह की रुचियाँ आदि रहे हैं। बादशाह की रुचियाँ आदि रही हैं। इन चित्रों में धार्मिक सामाजिक जीवन। इन चित्रों में धार्मिक सामाजिक जीवन। धार्मिक सामाजिक जीवन, नायक नायिका भेद। नायक नायिका भेद और जन सामान्य के जीवन का चित्रण प्रायः नहीं मिलता। और जन सामान्य के जीवन का चित्रण प्रायः नहीं मिलता। सामान्य जीवन का चित्रण प्रायः नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शैली का रंग विधान। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा। मुगल शैली का रंग विधान प्रचलित भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्न रहता है। भारतीय परंपरा और ईरानी परंपरा से भिन्न रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति चित्रों में आश्रयदाताओं के स्वभाव का। व्यक्ति चित्रों में आश्रयदाताओं के स्वभाव का बड़ा सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक। आश्रयदाताओं का बड़ा सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल काल में एक चश्मी चेहरे के अंकन की। मुगल काल में एक चश्मी चेहरे के अंकन की। चेहरे के अंकन की, हाँ, चेहरे के अंकन की एक सामान्य परिपाटी का पालन किया गया। एक सामान्य परिपाटी का पालन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति का चित्रण उसके स्वभाव के अनुरूप दिखता है। प्रकृति का चित्रण उसके स्वभाव के अनुरूप दिखता है। हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है। प्रकृति का चित्रण उसके स्वभाव के अनुरूप दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, चित्रकारों ने संध्या और रात्रि के चित्रांकन में भी रुचि
चित्रांकन में भी रुचि ली है। ऐसे चित्रों में चांदी और स्वर्ण रंग भरे गए हैं। ऐसे चित्रों में चांदी और स्वर्ण रंग भरे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल के अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए, हाँ, स्वर्ण रंग भरे गए हैं। चांदी और स्वर्ण मतलब सफेद और गोल्डन कलर भरे गए हैं। इस काल के अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए हैं। अधिकतर चित्र कागज पर बनाए गए हैं। इसके अलावा कपड़े, कॉमा भित्ति मतलब दीवार, भित्ति, कॉमा हाथी दांत और वसली पर भी चित्र बनाए गए हैं। हाथी दांत और वसली, अभी बताया था ना, हाथी दांत और वसली पर भी चित्र बनाए गए हैं। तो ये सब विशेषता है। ज्यादातर चित्र किसके बने हैं? कागजों पर बने हैं। उसके अलावा कपड़े पे, दीवारों पर, हाथी के दांत पर, वसली पर भी चित्र बनाए गए हैं। दिन या शाम के लिए सफेद मतलब चांदी का कलर, सिल्वर कलर, और रात के लिए सिल्वर कलर और दिन के लिए गोल्डन कलर का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर चित्र कैसे हैं? ये मुगल दरबारों से, राजाओं से जुड़े हुए होंगे, मतलब जो जीवन से जुड़े हुए सारे हैं, जैसे युद्ध करते हुए, शिकार करते हुए, दरबार में बैठे हुए, सभा करते हुए, ऐसे चित्र हैं। आम जनजीवन और बाकी लोग के चित्र बहुत कम शुरुआत में मुगल शैली में देखने को मिलते हैं। ऐसी कुछ और विशेषताएं जो मैंने आपको बताई। अब एडिट कीजिएगा अकबर कालीन चित्रकला की विशेषताएं। ये विशेषताएं किसके साथ थी? हुमायूं के टाइम पीरियड में और मुगल काल के उस समय तक। अब अकबर कालीन चित्रकला की विशेषताएं। इसमें इस शैली में प्रमुख रंग, इस शैली में प्रयुक्त रंग चमकदार है। इस शैली में प्रयुक्त रंग चमकदार है। इसमें लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, इसमें लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी और सिंदूरी रंग शामिल है। और सिंदूरी रंग शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट, चेहरे के एक तरफ का हिस्सा ही चित्रित किया जाता था। चेहरे के एक तरफ का हिस्सा ही चित्रित किया जाता था। एक तरफ का हिस्सा ही चित्रित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, चित्र बनाने में 3 कलाकारों ने भागीदारी की है। चित्र बनाने में 3 कलाकारों ने भागीदारी की है। भागीदारी की है। एक ने अगर आकृति बनाई तो दूसरे ने उसमें रंग भरे। एक ने अगर आकृतियां बनाई तो दूसरे ने उसमें रंग भरे।
हमजानामा जैसे अभारतीय कथाएं, हमजानामा जैसे अभारतीय मतलब जो भारत का नाम हो, अभारतीय कथाएं, रामायण एवं महाभारत, रामायण एवं महाभारत, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, राज परिवारों की जीवनी, राज परिवारों की जीवनी, जैसे जैसे शाहनामा या अकबरनामा रहे हैं, शाहनामा या अकबरनामा रहे हैं। रीडिंग कीजिएगा। अकबरकालीन प्रमुख चित्र, अकबरकालीन प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र से पहला पॉइंट, कपड़े पर हमजानामा, कपड़े पर हमजानामा का रेखा चित्र, कपड़े पर हमजानामा का रेखा चित्र। दूसरा पॉइंट, आईने अकबरी में सूक्ष्म चित्रांकन, आईने अकबरी, आईन ए अकबरी में सूक्ष्म चित्रांकन। नेक्स्ट, अनवर सुहावली, अनवर सुहावली, इसका ये चित्र बना है। नेक्स्ट, तारीख ए अलकी, अनवर सुहावली, अनवर सुहावली। दूसरा मतलब नेक्स्ट, तारीख ए अलकी, तारीख ए अलकी, तारीख ए अलकी, हाँ, तारीख ए अलकी, हाँ, यही किताब है, ये भी चित्र इस पर रखने का। नेक्स्ट, तारीख ए खानदार ए तैमूरिया, तारीख ए खानदार ए तैमूरिया, तारीख ए खानदार ए तैमूरिया, ये भी पुस्तक है जो चित्रकला को बताता है अकबर के काम। नेक्स्ट, रज़्मनामा, रज़्मनामा ये क्या है? किसका फारसी वर्ड है? एग्जाम में कई बार आया है। महाभारत का, महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अकबर के समय महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है? रज़्मनामा। और पंचतंत्र की कहानियों का किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो ये है अनवर-ए-सुहेली या अनवर-ए-सुहावली। हाँ, सुहावली या सुहेली भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत मिलेगा। ये सारे किताबें हैं जिन पर अकबर काल में किया गया चित्रांकन। ये जो हमजानामा है ये कॉटन के कपड़े का एक पुस्तक है। इसके पन्ने कॉटन के कपड़े के बने जिसपे चित्रकारी पेंटिंग किया गया। इसी को कहा जाता है, उस पूरे की पूरी पेंटिंग के बुक को क्या कहा जाता है? हमजानामा। ये क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। पेंटिंग की किताब है जो किसका बना है? कॉटन का बना हुआ। आगे बढ़े, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आईने अकबरी क्या है? अकबर की आत्मकथा है, ये अकबर की जीवन
खज्जर नहीं, इसको और क्या कहा जाता है? अकबरनामा। अकबरनामा का ये तीसरा जिल्द है आईने बरी, तो इसको भी चित्रकला इस पर भी बनाया गया है। अब हेडिंग करिए जहांगीरकालीन चित्रकला की विशेषता, या अकबरकालीन चित्रकार लिख लीजिए। अकबरकालीन चित्रकार, अकबरकालीन चित्रकार दसवंत मिस्किना, दसवंत मिस्किना, दसवंत मिस्किना, दसवंत है, मिस्किना है, और नेक्स्ट हाँ मिस्किना। नन्हा कान्हा अलग अलग है, ये नन्हा अलग है, कान्हा अलग है। नन्हा कान्हा, बसावन मनोहर दौलत अलग अलग नाम है। बसावन, बसावन मनोहर दसवंत, ये सब अलग अलग है। बसावन मनोहर, सॉरी दौलत है, दौलत दौलत, दसवंत नहीं है, दौलत, ठीक, दौलत। और है धर्मदास, 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 मधुलाल, धर्मदास, मधुलाल, गोवर्धन, गोवर्धन, और इनायत, और इनायत, और इनायत। अब हेडिंग लीजिए जहांगीरकालीन चित्रकला की विशेषताएं। जहांगीरकालीन चित्रकला की विशेषताएं। पहला पॉइंट, चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर, चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर, रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता के दर्शन होते हैं। हाँ, रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता, रियलिटी, वास्तविकता के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया है। इस काल में प्रकृति का अधिक सजीव, प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया है। अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया है। पशु पक्षी और फूलों और वनस्पतियों, पशु पक्षी और फूलों और वनस्पतियों का बेहद सुंदर, पशु पक्षी फूलों वनस्पतियों का बेहद सुंदर चित्रण किया गया है। बेहद सुंदर चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक चित्र बनने कम हो गए, धार्मिक चित्र बनने कम हो गए। और चित्रों में दरबार का चित्रण ज्यादा होने लगा, और चित्रों में दरबार का चित्रण ज्यादा होने लगा। दरबार का चित्रण ज्यादा होने लगा। व्यक्ति चित्र बहुत ज्यादा संख्या में बनने लगे, व्यक्ति चित्र बहुत ज्यादा संख्या में बनने लगे।
इन्हीं के काल में मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति हो गई, मिल गई। इन्हीं के काल में मुगल चित्रकला को फारसी प्रभाव से मुक्ति मिल गई। मुगल चित्रकला की फारसी या को फारसी प्रभाव से, मुगल चित्रकला को फारसी प्रभाव से मुक्ति मिल गई। इनके समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। इनके समय में चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। भारतीय पद्धति का विकास हुआ। इस कारण पारसी ब्राउन ने कहा, इस कारण पारसी ब्राउन ने कहा, पारसी ब्राउन, इस कारण पारसी ब्राउन ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा में, जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा, जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के अधीन चित्रकार, जहांगीर के अधीन चित्रकार या जहांगीर के संरक्षण के चित्रकार, हाँ, इसमें फारूक बेग पहले चित्रकार हैं। फारूक बेग, बेग, फारूक बेग, आका रिजा, आका रिजा, देखिए इसे आका रिजा कुछ भी कहा जा सकता है। आका रिजा मिले या आका रिजा मिले, एक ही बात है, ठीक ना। वो इंग्लिश किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन होता है तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। आका या आका रिजा, अबुल हसन, अबुल हसन, मंसूर, मंसूर, विषमदास, विषमदास, मनोहर, विषमदास, मनोहर, गोवर्धन, गोवर्धन, दौलत इनायत, दौलत इनायत जो अकबर के समय में हैं वो भी हैं, दौलत इनायत, दौलत इनायत। पॉइंट रेडी कीजिएगा। उस्ताद मंसूर, उस्ताद मन, उस्ताद मंसूर,
बनाने में महारत हासिल की। मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अबुल हसन। अबुल हसन इसने सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का चित्र बनाया। इसने सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का चित्र बनाया। सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का चित्र बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसे जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरी का, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी का, आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ बनाया गया था। मुख्य पृष्ठ बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिशनदास। बिशनदास इन्हीं के चित्रकार हैं। अभी तो लिखवाई ना उसका नाम बिशनदास। बिशनदास यह चित्रकार व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह चित्रकार व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था। बनाने में माहिर था, जिसे इसे जहांगीर ने ईरानी दरबार में, इसे जहांगीर ने ईरानी दरबार में शाह अब्बास ईरानी दरबार में शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। शाह अब्बास का चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, मनोहर दास। मनोहर दास, मनोहर दास चित्रकारी के सिद्धस्थ कलाकार बसावन का पुत्र था। मनोहर दास चित्रकारी के सिद्धस्थ मतलब जो बहुत ज्यादा पारंगत है, सिद्धस्थ कलाकार बसावन का पुत्र था। बसावन का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट, दसवंत का मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया था। दसवंत की मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया था। देखिए, इसमें दो लोग ऐसे हैं जिनको नादिरुल असर और नादिरुल जमा के पास दिया था जहांगीर ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नादिर ये उपाधियां जहांगीर ने किसको दिया है? दिया है किसने? जहांगीर ने। किसे दिया है ये उपाधियां? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नादिर
अश्व की उपाधि नादिर उल अश्व की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया था। नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये जहांगीर ने दिया था अपने दरबारियों को। इसमें से आपने देखा था अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर हैं। व्यक्ति चित्र, कौन सा चित्र बनाया इन्होंने? जहाँ का चित्र दूसरे सिंहासन पर बैठे हुए। राज्यारोहण या सिंहासनारोहण। का चित्र बनाया, जिसके चित्र को किस पुस्तक का मुख्य भाग बनाया गया? सुजुक के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है। ये भी क्वेश्चन आया कि किसने बनाया था ये चित्र। दूसरा, इसमें कौन पशु पक्षी फूल का बना लेता है? किसे ईरान के शाह अब्बास का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? इसमदास कौन गए थे? ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। सीधीकरण के बाद किसे दिया था हुमायूं ने? क्वेश्चन आया है अब्दुल समद। और अब्दुल समद को ही अपने चित्रशाला का और टकसाल का प्रभारी बनाया था अकबर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, हेडिंग कीजिएगा। और आगरा में चित्रशाला किसने बनवाया था? वो तो वहाँ बनाया था फतेहपुर सीकरी में बनवाया अकबर ने। अच्छा, आगरा में क्वेश्चन आया है जहांगीर ने आगा रिजा या आगा रजा के नेतृत्व में। देखना, ये सारे फैक्ट आए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। हेडिंग कीजिएगा शाहजहांकालीन चित्रकला की विशेषताएं। शाहजहांकालीन चित्रकला की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट, इस शैली में मुगल वैभव और शान शौकत के अधिक दर्शन होते हैं। इस शैली में मुगल वैभव और शान शौकत के अधिक दर्शन होते हैं। इस शैली में मुगल वैभव और शान शौकत के अधिक दर्शन होते हैं। शान शौकत के अधिक दर्शन होते हैं। दरअसल आया है सारस, मतलब सारस साइबेरिया के सारस का चित्र किसने बनाया था? जहाँ मुगल काल में या जहांगीर काल में, तो कौन बनाएगा? साइबेरिया के सारस का चित्र मंसूर, वही तो है जो पशु पक्षियों चित्रों का पशु पक्षियों को का बना रहे। तो कौन बनाएंगे? मंसूर। ये क्वेश्चन भी आ रहा है। और कुछ चीज़ें दी है, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लिख लीजिएगा। इनके काल के जो चित्रकार हैं, शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार पहला पॉइंट या पहले व्यक्ति विचित्र चित्रकार हैं विचित्र। दूसरे हैं चैतरमन। आगे कॉमा, समरकंद का मोहम्मद नादिर। हाँ, समरकंद का मोहम्मद नादिर।
अब्दुल हसन देखिए जहांगीर ने आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा या जीवनी? जीवनी आत्मकथा होगा तो वहाँ लिखिएगा और शाहजहां क्या जीवनी है, तो शाहजहां की जीवनी को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। इस पर भी चित्र बनाया है इन्होंने, नाम बताएं। अब्दुल हामिद लाहौरी, तीन लोग हैं, दूसरे हैं तजवीनी, तीसरे हैं वारिस। अब इनके नाम और बड़े बड़े हैं बट मुझे इसमें शॉर्ट में याद है। कजवीनी, लाहौरी, वारिस, ये तीन लोगों ने मिलकर के लिखा है शाहजहां का जीवनी। इसके बाद आप सभी को पता है किसका काल आएगा, औरंगजेब। जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है चित्रकला, डांस या इस तरह के किसी काम में, उनके टाइम में क्या होगा, चित्रकला का पतन हो जाएगा और चित्रकला मुगल दरबार से इधर उधर चली जाएगी। आपने सुना होगा जो डांस करने वाले थे, जो गाने वाले थे, उन सबको भगा दिया था औरंगजेब ने। जो दरबारों में संरक्षण पाए हुए थे उन सबको इन्होंने भगा दिया। उन लोगों ने संगीत की अर्थी बनाई और उन्हीं के मतलब महल के सामने से लेके जाने लगे। औरंगजेब ने पूछा कि ये क्या है, तो उनके किसी ने बताया कि ये संगीत की अर्थी लेके जा रहे महाराज, आपने इनको दरबार से निकाल दिया, संरक्षण भी दे दिया। तो उन्होंने कहा कि इनको कह दीजिए जमीन के अंदर इतना नीचे गाड़ दे कि दोबारा बाहर निकाल। इतने ज़्यादा कट्टर विरोधी थे वो संगीत के, डांस के, चित्रकला के, ऐसे चीज़ों के, तो ये संरक्षण नहीं दिए। तो अब जो चित्रकार थे, जो लोग थे, वो क्या करेंगे, स्थानीय राजाओं के दरबार में चले जाएंगे। तो कुछ लोग कहाँ गए, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे युद्ध वगैरह जल्दी नहीं होता था, आक्रमण नहीं होता था। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में जिन कला का विकास हुआ उनके बारे में लिख लीजिए। पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला हिमालय की घाटी में, पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, हिमालय की घाटी में, पंजाब और जम्मू, हिमालय की घाटी में, पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, पंजाब और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को, विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला कहा जाता है। ये नई जगहों में, ये नई जगहों में चंबा, नूरपुर, चंबा, चंबा, नूरपुर, चंबा, नूरपुर, गुलेर, गुलेर नहीं है, गुलेर, बसौली, बसौली, गुलेर, बसौली, कांगड़ा, सिरमौर, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू, कुल्लू, कुल्लू मनाली नाम सुना है ना, कुल्लू आदि शामिल थे, आदि शामिल थे। हेडिंग कीजिएगा बसौली चित्रकला, बसौली चित्रकला।
तहसील में है, बसौली तहसील में है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शायरी के विषयों में भागवत पुराण गीत गोविंद, इस शायरी के विषयों में भागवत पुराण गीत गोविंद, विषयों मतलब सब्जेक्ट क्या है इसका, भागवत पुराण गीत गोविंद, रस मंजरी और वैष्णव धर्म रहे हैं। रस मंजरी और वैष्णव धर्म रहे हैं। रस मंजरी और वैष्णव धर्म रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला। कई सारे पॉइंट बेटे, लेकिन अभी कुछ और भी है, मैं आपको जिन्हें मैं सोच रही कवर करूँ। कांगड़ा चित्रकला, इसमें स्त्री चित्रों में अद्भुत सजीवता है। स्त्री चित्रों में अद्भुत सजीवता है। अद्भुत सजीवता, सजीवता है। सजीवता का मतलब ना बाल आँख सब कुछ, मतलब जो फेस के पार्ट्स हैं उसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। हम उसी को अलग से नहीं बता रहे हैं आपको, बस सजीवता का मतलब समझ लीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। आगे रेखा चित्रकला, रेखा चित्रकला, रेखा चित्रकला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंच गई प्रतीत होती है। रेखा चित्रकला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंच गई प्रतीत होती है। रेखा चित्रकला अपनी उत्कृष्टता पर पहुंच गई प्रतीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चांदनी और अंधेरी रात के दृश्यों का भी चित्रांकन किया गया है। चांदनी और अंधेरी रात के दृश्यों का भी चित्रांकन किया गया है। कर लीजिए, बाकी चीजें छोड़ रहे हैं, आधुनिक काल में आ जाइए। आधुनिक काल में चित्रकला, बाकी का डिटेल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया। आधुनिक काल में चित्रकला, आधुनिक काल में चित्रकला, इसमें पहला हेडिंग काली घाट के पट्टचित्र। काली घाट के पट्टचित्र एग्जाम में आया है, इसको समझा दूं, याद रखिएगा। आपने नाम सुना होगा काली कलकत्ते वाली, मतलब कलकत्ता में काली मंदिर है जो पूरे इंडिया में फेमस है। उस मंदिर के आसपास आपने पढ़ा होगा पहले मंदिर बने, अभी कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो बात हो रही है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जब 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसे पता चलेगा मंदिरों की वजह से नगर बन गए, उन्हें नगर मंदिर कहा गया। तो यहाँ पे इस मंदिर की वजह से बहुत सारे कलाकार आके मंदिर के आसपास बस गए। उन्होंने कागज़ पर और पटुए, आप सभी को पता होगा, ज्योग्राफी पढ़े होंगे कि पटुआ जिसे पटसन कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत और बांग्लादेश ही करते हैं पूरी दुनिया में, जूट जिसे कहते हैं। तो इस मंदिर के आसपास जो कलाकार बसे, उन्होंने कागज़ पर पटुआ या पटसन की चीज़ों पर बहुत ही सुंदर कलाकारी या चित्रकारी करी। इसी को क्या कहा गया? काली घाट चित्रकला। अगर क्वेश्चन आए काली घाट चित्रकला मोस्टली किस पर बनाया जाता है, तो पटुए की चीज़ों पर या कागज़ पर बनाया जाता है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? उस मंदिर के आसपास बसे हुए स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाया जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक
चार्ट देखा होगा, वो भी पटसन का ही चार्ट बनता था। तो कपड़े पर और टाट पर ये बनाए जाते थे। जिसे क्या कहा गया, ओडिशा पटचित्र, यानी कि लंबे, अब टाट कैसे होते हैं, लंबे होते हैं ना, लंबे टाट पे कपड़े पे जो बनाया जाता है, जो पट्टी नुमा संरचना होती है, उसी को कहा गया पटचित्र। तो कहाँ है ये, ओडिशा में है। नेक्स्ट है नाथ द्वारा के पटचित्र, नाथ द्वारा के पटचित्र। अब देखिए जो नाथ द्वारा है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट, राजस्थान के राजसमंद जिले में, राजस्थान, नाथ द्वारा के पटचित्र, नाथ द्वारा के पटचित्र, राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर के निकट, राजसमंद जिले में नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर के निकट के क्षेत्र में बसे कलाकारों ने कृष्ण और दैनिक जीवन से जुड़ी कहानियों पर, कलाकारों ने कृष्ण और दैनिक जीवन से जुड़ी कहानियों पर चित्र बनाए या बनाते हैं, चित्र बनाए। नेक्स्ट, पटना या कंपनी शैली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पटना, इसको भी लिख नहीं सकते, पटना जो बिहार की राजधानी है ना, वही पटना। पटना या कंपनी शैली, ये एग्जाम में आया है, पटना या कंपनी शैली। मुगल कला और यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से, एग्जाम में आया है, किस कला के सम्मिश्रण या मेल से बना है पटना या मुगल, पटना शैली या कंपनी शैली। तो मुगल कला और यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से, मुगल कला और यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से जो नई शैली सामने आई, उसे कंपनी शैली कहते हैं। मुगल कला और यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से जो नई शैली सामने आई, उसे कंपनी शैली कहते हैं। देखिए आप सभी को पता है, जब अंग्रेज आए तो उस समय शासन कौन कर रहा था, मुगल। तो यानी ज्यादातर चित्रकला किसकी होगी, मुगल शैली की। जब विदेशी आए यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए तो उनके द्वारा भी कुछ शैलियाँ लाई गई। अब इन दोनों के सम्मिश्रण से जो एक नई शैली बनी वो कंपनी शैली कहलाई। लेकिन चूंकि ये शैली के जो चित्र हैं वो पटना में बनाए गए बड़े पैमाने पे, इसलिए इसे पटना शैली भी कहा गया। बट ये केवल पटना में ही नहीं था प्रचलन में, ये पंजाब और इन क्षेत्रों में भी है। तो ये ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं क्षेत्रों में रहेगा, ठीक ना, पटना के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, मधुबनी शैली के चित्र। मधुबनी शैली के चित्र, तो मधुबनी मैंने आप लोगों को बताया है कि बिहार के मिथिलांचल जिले में डेवलप हुआ था। याद रखिएगा, बिहार के मिथिलांचल डिस्ट्रिक्ट में इस शैली का विकास हुआ है, जिसे कहा जाता है मधुबनी शैली। और इसमें बहुत ही चटक रंगों का और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और इस पेंटिंग में काफ़ी घने चित्र बनाए जाते हैं, इसमें स्पेस नहीं रहता है। और ये पहले महिलाएं जो रंगोली के रूप में घरों और दीवारों पे बनाती थी, वही धीरे धीरे मधुबनी पेंटिंग के रूप में सामने, यानी कि ये महिलाओं के द्वारा मोस्टली बनाया जाता था। और ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, फिलहाल विश्व प्रसिद्ध हो चुका है मधुबनी पेंटिंग। और इसको फेमस बनाया था W.G. आर्चर। बार लिखने ही जाती हूँ मैं, W.G. आर्चर नाम है, W.G.
आर्चर महोदय ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। याद रखिएगा इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है और वो भी प्राकृतिक फूल पत्तियों की कलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग वर्ली चित्रकला। वर्ली 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 महाराष्ट्र का एक रेलवे स्टेशन भी वर्ली स्टेशन। वर्ली चित्रकला, यह भित्ति चित्रकला महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के, यह भित्ति चित्रकला महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों में लोकप्रिय है। महाराष्ट्र गुजरात सीमांत क्षेत्रों के आदिवासियों में लोकप्रिय है। नेक्स्ट हेडिंग कोहबर सोहराई। कोहबर सोहराई या सोहराई कोहबर, कोहबर सोहराई, कोहबर सोहराई, यह झारखंड के जनजातीय इलाके की कला शैली है। यह झारखंड के जनजातीय इलाके की कला शैली है। कला शैली है। इसे वंश वृद्धि और फसल वृद्धि के रूप में चित्रित किया जाता है। इसे वंश वृद्धि और फसल वृद्धि के रूप में चित्रित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल शैली या ठाकुर शैली के चित्र। बंगाल शैली या ठाकुर शैली के चित्र। ठाकुर शैली के चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य, हाँ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य ई बी हैवेल, ई वी हैवेल, हैवेल भारतीय कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। भारतीय कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनकी प्रेरणा से अवनींद्र नाथ ठाकुर ने, हाईलाइट कर लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने यूरोपीय ईरानी जापानी, यूरोपीय ईरानी जापानी चीनी मुगल, यूरोपीय ईरानी जापानी चीनी मुगल और अजंता कला के मिश्रण करके, और अजंता कला का मिश्रण करके नई शैली का विकास किया, नई शैली का विकास किया। इसे बंगाल शैली या ठाकुर शैली कहा गया है। इसे बंगाल शैली या ठाकुर शैली कहा गया है। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों, अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों नंदलाल वसु, नंदलाल वसु असित कुमार हलदार, असित कुमार हलदार आदि ने से देश के अन्य भागों में, आदि असित कुमार हलदार आदि ने इसे देश के अन्य भागों में, आदि ने इसे देश के अन्य भागों में प्रसारित किया। 19
राष्ट्रभक्तियाँ, छोटी छोटी बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के छोड़ने पड़े क्योंकि समय की कमी